Hello bachcho. So in this video I am going to discuss about the question based on the current electricity. So as usual open your notebook and pen और हम दोनों मिलके करते हैं क्वेश्चन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी जो पुरानी वीडियोस हैं उनमें मैंने सिर्फ सिंपल एक्सरसाइज बताई हुई है जो नई बुक के अकॉर्डिंग है, बाकी एडिशनल क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? स्टोरेज बैटरी ऑफ कार हैज ईएमएफ of 12 volt, EMF 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? सबसे पहले वैसे हमने वर्ड समझना है इसमें कि EMF क्या मतलब होता है। जो EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पर ये हमारा फोर्स नहीं है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ही है। अब फिर हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं यूज किया, तो थोड़ा सा मैं क्लासिफिकेशन समझा देती हूँ आपको क्या है। जैसे मान लेते हैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क समझाती हूँ पहले आपको। जैसे मान लीजिए हमने मार्केट गए और हमने एक सेल खरीदा और उस सेल को हमने टॉर्च में डालना है। जब नया सेल खरीद के लाए तो उस सेल में ड्राई सेल में लिखा होता है 1.5 वोल्ट। हमने उसको सर्किट में नहीं डाला, सर्किट ओपन था। जो सर्किट ओपन था उसने कोई भी करंट ड्रॉ नहीं की, तो हमने बोला इसका ईएमएफ 1.5 था। हमने टॉर्च में डाला, टॉर्च जलाई। जब हमने टॉर्च जलाई तो टॉर्च का बल्ब जला और फिर हमने देखा कि थोड़े दिनों बाद हमारे सेल वीक हो गए। तो सेल वीक हो गए मतलब इसका जो ईएमएफ था वो कम हो गया ना, क्योंकि इसने जो सेल था वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। तो उसको हमने बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। और हम लोग फिजिक्स में क्या बोल लेते हैं कि जब सर्किट ओपन है बैटरी तो ईएमएफ कहलाएगा, और जब सर्किट क्लोज है या करंट ड्रॉ कर रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस एग्जांपल को समझ कर हमें ये लगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होना चाहिए ईएमएफ से। क्या हमेशा ऐसा सही है? अब और एक चीज को समझते हैं। यदि आप टॉर्च को नहीं समझ पाते हैं तो आप सेल वो वाले समझ लीजिए जो चार्जेबल सेल है। बच्चों के पास कैमरा होगा, कैमरे में सेल डालते होंगे बच्चे ने। तो अब जब मान लीजिए उस सेल मतलब आप कैमरे में आपने सेल डाले, चार्ज किए। अब नेक्स्ट डे मान लेते हैं सेल ने काम करना कम कर दिया, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाओगे। तो जब उस सेल को इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाया, आपने घर में स्विच में लगाया, तो द्वारा क्या होने लग गया, चार्ज होने लग गया। या आपने स्विच में लगा दिया तो जब चार्ज होने लग गया, सर्किट तो क्लोज था। जब सर्किट क्लोज होता है तो उसको तो हम लोग V बोलते हैं, पर धीरे 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 क्या होने लग गया, वो V बढ़ता गया। तो हमने V को क्या बोल दिया, इट इज E प्लस आई आर। पर ये कब हुआ? ड्यूरिंग चार्जिंग। ये कब हुआ? ड्यूरिंग चार्जिंग। हमने दो वर्ड सीख लिए। तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो V इज इक्वल टू E प्लस आई आर भी हो सकता है और V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। पर यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कि चार्जिंग का केस है, डिस्चार्जिंग का केस है, या तो आपको पढ़ के समझ आ जाएगा कौन सा केस है। यदि फिर भी नहीं समझ आता है तो कुछ नहीं मेंशन किया है तो वो डिस्चार्जिंग ही लेते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, E माइनस आई आर, और स्मॉल आर कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। हमें डायग्राम बनाने के लिए जब भी हमें क्वेश्चन में बैटरी दी होती है तो ऐसे लिखा होता है 1.5 E इंटू आर, स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं क्या करती हूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे हमें एक बैटरी दे दी है और इसका ईएमएफ हमें दे दिया 12 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया है 0.4, तो मैं इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐसे ही ड्रॉ कर लूँगी। बट इन्होंने कुछ ऐसा नहीं दिया है कि बल्ब लगा है या लोड रेजिस्टेंस लगा है। तो जो हमारा करंट आएगा
वो करंट कितना आ जाएगा हमारा, फॉर्मूला ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। सो आई ऑलवेज प्रेफर टू रिमेंबर, कोई भी रिलेशन है मैं प्रोडक्ट फॉर्म याद करती हूँ। मैं I इज इक्वल टू V अपॉन आर भी लर्न कर सकते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है जल्दबाजी में कहीं गलत ना हो जाए, तो प्रोडक्ट फॉर्म में जब लर्न करेंगे तो क्या होगा, गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती है। सो V इज इक्वल टू आई आर। अब I कितना आ जाएगा हमारा, E अपॉन आर, और E कितना है 12 डिवाइडेड बाय 0.4, और एक कर दिया 10, और 4 से कितना आ जाएगा 3, तो I कितना आ जाएगा हमारा 30। अब रेजिस्टेंस कितना था हमारा 0.4 ओम, तो ये आ जाएगा 30 एम्पियर। ये तो न्यूमेरिकल है, तो 30 एम्पियर करंट आ गया, पर 30 एम्पियर करंट बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा करंट होता नहीं है। हमारे घर में जब हम इतने बल्ब जलाते हैं तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा होता है वो 2 टाइप के मीटर होते हैं, जस्ट नॉलेज के लिए शेयर करी हूँ। एक मीटर होता है हमारा 5 एम्पियर और एक होता है 15 एम्पियर। तो जो रीजन्स जहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, जो घर में रूम हीटर वगैरह लगाते हैं, वो ज़्यादातर 15 एम्पियर का मीटर लगाते हैं। तो पूरे घर की सप्लाई में भी 15 एम्पियर करंट नहीं यूज़ होती है, तो 30 तो बहुत ज़्यादा है, पर न्यूमेरिकल है तो वैल्यू दे दिए कंसेप्ट बनाने के लिए कि कैसे करना है, ईएमएफ का कंसेप्ट डेवलप करने के लिए। सो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटर रेजिस्टेंस 3 ओम। बैटरी का ईएमएफ ई दे दिया हमें 10 वोल्ट और इंटर रेजिस्टेंस दे दिया 3 ओम, connected to a resistor. The current in the circuit is 0.5. करंट कितनी फ्लो कर रही है हमारी 0.5 एम्पियर। What is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when circuit is closed? और हमें निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल को हम लोग बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी क्वेश्चन है सबसे पहले डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब देखो क्या दिया हमें, एक बैटरी दी है, बैटरी कितने वोल्ट की दे दी, 10 वोल्ट की, साथ में इंटर रेजिस्टेंस दे दिया है। तो हमने बैटरी के साथ में क्या बना लेना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कितने का दिया है 3 ओम का। अब ये एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया है, हमें रजिस्टर मालूम नहीं है कितने ओम का है, यही हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि कितना हमने रेजिस्टेंस लगाया। बट इन्होंने ये दे दिया है कि रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो कर रही है आई, वो कितनी फ्लो कर रही है 0.5। अब आप बोलोगे मैडम एरो क्यों लगा दिया यहाँ, तो जब भी ये प्लस है, बड़ी लेग को प्लस और ये छोटी माइनस, तो प्लस से करंट ले लेना आपने। अब बोलो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ओम्स लॉ लगेगा हमारा। ओम्स लॉ क्या होता था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे हम किसी सर्किट में पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट बढ़ता जाएगा, फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के IR करते थे। V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, R रेजिस्टेंस, 10th क्लास में भी आप लोग ने पढ़ा है, तो कोई बहुत टफ वाली चीज़ नहीं है। यहाँ देखते हैं कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाए सर्किट का, V इज इक्वल टू आई, आर कितना, ये 3 प्लस आर, और पोटेंशियल कितना था हमारा 10, तो 10 आ जाएगा हमारा। और करंट की वैल्यू कितनी है हमारी 0.5 इज इक्वल टू 3 प्लस आर, यहाँ से एक पॉइंट हटा दिया, 5 से 2 आ गया, 20 आ जाएगा। तो 20 माइनस 3 इज इक्वल टू आर, सो आर इज इक्वल टू 17 ओम। तो आंसर आ गया हमारा रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 17 ओम। अब नेक्स्ट क्या पूछते हैं, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज। टर्मिनल पोटेंशियल मतलब हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है। अब इसको निकालने का क्या तरीका है, अब सर्किट में करंट यहाँ से आया, मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ, कई बार बच्चों को लगता है कि मैडम हमने
V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर करना है या V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर करना है। ठीक है, ये तो वैसे डिस्चार्जिंग का सर्किट है क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। फिर मैं आपको और तरीका बता देती हूँ ताकि आपकी गलतियाँ कभी ना हो। यहाँ से ये प्लस आ गया और ये माइनस आ गया, करंट यहाँ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा और ये क्या जाएगा, माइनस। जब मैं यहाँ पोटेंशियल निकालूंगी, मान लो मैंने ये पॉइंट ए दे दिया और ये पॉइंट बी दे दिया, ये पॉइंट बी दे दिया। अब लिखने का तरीका सीखेंगे बेटा। इसको लिखा आपने वी ए, इस पॉइंट का वी ए, यहाँ से मैं प्लस से माइनस की तरफ गई तो जिस साइन की तरफ जाओगे वही लिखना। यदि हम यहाँ से प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो माइनस लिखना, और माइनस से, मान लो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो क्या लिखना, प्लस। मैंने सिंपल याद कर लिया है, जिस साइन की तरफ जाते हैं वही लगाना है। अब यहाँ प्लस से माइनस की तरफ कितना आ गया मेरा, -10, पर यहाँ कहाँ जा रहे हैं, -2 प्लस। अब ये तो रजिस्टर था और हम बात किस कर रहे हैं, पोटेंशियल की। हम पोटेंशियल को पोटेंशियल से ऐड करेंगे, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस से करेंगे, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारा, V इज इक्वल टू आई आर। सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ बेटे मैं, 3 की। तो करंट कितना हुआ बेटे हमारा, करंट कितना फ्लो कर रहा था हमारा, 0.5। तो यहाँ पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो जाएगा हमारा, माइनस से प्लस, तो साइन आ जाएगा प्लस, ये 3 है, करंट कितना 0.5 इज इक्वल टू आ जाएगा VB, ये वाला पॉइंट VB। देखो कितना आ जाएगा, VA यहाँ कर दिया मैंने -VB, 10 इधर चला गया, 10 माइनस 1.5, 5 3 जा 15 और 1.5, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8.5। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस V आया दैट इज 8.5 वोल्ट, दैट इज 8.5 वोल्ट। क्लियर। मैं डायरेक्ट भी आपको क्या बोलती हूँ, क्या बोल सकती थी, आप V करो बच्चे, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर कर दो। E कितना था बच्चे हमारा, 10 था, I कितना था हमारा 0.5 था, R कितना था 3, 10 माइनस 1.5 दैट विल बी 8.5। बच्चे सोच रहे होंगे ये बड़ा आसान है, यही कर देते हैं, ये नथिंग रॉन्ग। सिर्फ मैंने इस कंसेप्ट से इसलिए समझाया कि यदि बाय चांस ये जो प्लस माइनस है किसी क्वेश्चन में ये भी प्लस माइनस होता तो आपका आंसर माइट बी रॉन्ग। ठीक है, क्लियर। शैल आई प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 3 रजिस्टर R1 R2 and R3 आर कंबाइंड इन अ सीरीज। 3 रजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन कर दिया है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब कंसेप्ट आपको अच्छे से मालूम है कि यदि 2 रजिस्टर्स हमारे सीरीज में होते हैं R1 और R2 तो उनका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और इसमें क्या सेम होती है, करंट सेम क्या होता है, करंट क्या हो जाएगी हमारी, सेम। निकाल देते हैं आंसर, A कितना आ जाएगा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, A इज इक्वल टू सिंपल फार्मूला R1 इज इक्वल टू 1 ओम। अब बोर्ड में लिखना है इसलिए थोड़ा इस ढंग से लिख के बता दे रही हूँ, वैसे तो डायरेक्ट भी आंसर आ जाना था, ऐड ही करना था, बट है ना, ऑप्शन ए पार्ट आ जाएगा हमारा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा आंसर 6 ओम। कितना आंसर आ जाएगा 6 ओम। नेक्स्ट, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। इस कॉम्बिनेशन को हमने 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एंड नेग्लिजिबल इंटर रेजिस्टेंस ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच। अब देखते हैं क्या किया बेटे हमने। ये जो हमारा कॉम्बिनेशन था, ये कॉम्बिनेशन था R1 R2 और R3। R1 R2 R3 वैल्यू कितनी है हमारी 1 ओम 2 ओम 3 ओम। पोटेंशियल कितना किया हमने 12 वोल्ट। अब इनके कंबाइंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ हमारा, इनको जब मैंने कंबाइंड कर लिया
मतलब ये हो गया जो इक्विवेलेंट डायग्राम बना वो 6 ओम का बन गया और यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट आ गया। अब V इज इक्वल टू IR, तो करंट कितना आ जाएगा हमारा, I इज इक्वल टू V अपॉन R and V is a 12, R is a 6, so this is a 2 ampere. This is a 2 ampere. अब एक एक क्रॉस यदि पोटेंशियल निकालना है, ये कहलाएगा V1, ये कहलाएगा V2 और ये कहलाएगा V3। और करंट कितनी फ्लो करी बेटे यहाँ से I कितना निकाला बच्चों ने, 2 एम्पियर। I कितना निकाला, 2 एम्पियर। अब सीरीज में क्या चीज़ सेम होती थी, करंट। इसका मतलब है यहाँ पोटेंशियल जब निकालोगे तो IR1 करोगे, मतलब V1 इज इक्वल टू IR1। I कितना है 2, R1 कितना था 1, मतलब कितना वोल्ट आ गया हमारा, 2 वोल्ट। V2 कितना आ जाएगा, I और R2, 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, 4 वोल्ट आ गया। और V3 कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। और हमने अप्लाई कितना किया था, 12, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 मिला के 12 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 मिला के हमारा 12 होना चाहिए। आंसर चेक कर लो, या पे चेक नहीं भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जस्ट टू नॉलेज कि हमने क्या करना है। यहाँ पर ये कितना है 2, ये कितना है 4, ये कितना है 6 इज इक्वल टू 12, बराबर बात आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन साहब। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन इज 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm are combined in a parallel. What is the total resistance of the combination? फर्स्ट कंसेप्ट समझ लेते हैं। यदि हमारे 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, R1 एंड R2, तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या हो गया, और कंबाइंड को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। ये आपने 10th क्लास में भी सीखा है। 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और यदि यहाँ पर हमने एक पोटेंशियल लगाया तो ये पैरेलल है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। पोटेंशियल क्या रहेगा हमारा, सेम। और करंट क्या होगा हमारा, डिवाइड। पोटेंशियल रहेगा हमारा सेम और करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्लियर। अब मैंने कैसे याद किया है, हमें कैसे पता चले कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल। जो सीरीज में है जिसमें करंट सेम है वो क्या है, सीरीज। जिसमें करंट डिवाइड हो रहा है वो क्या है, पैरेलल। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा R1 कितना दिया है, R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 4 ओम और R3 इज इक्वल टू 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ 2 ओम कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर 4 ओम कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर 5 ओम कनेक्ट कर दिया। और इनका अब हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आप फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पर एग्जाम में पूरा लिख दो तो ठीक है। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मैंने 10 ले लिया। 2 से कितना आ जाएगा, 10 से तो जाएगा नहीं। 5 और 20 ले लिया तो 2 से कितना आ जाएगा हमारा 10। 2 से कितना आ गया हमारा 10। 4 से कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 4 एंड 1/RP। उल्टा कर देते हैं। RP इज इक्वल टू 20/10 और ये 19। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, मतलब हम, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट बोलते हैं, इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटर रेजिस्टेंस, determine the current to the each and total current drawn from the battery। एक रेजिस्टेंस से करंट निकालना, टोटल करंट। अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पर,
यहाँ पर ये मैंने बैटरी लगाई और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल का मतलब है कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बैटरी थी हमारी 20 वोल्ट की। अब हमने क्या समझना है यहाँ पर, एक तो हमसे बोल दिया टोटल करंट, हर ब्रांच का करंट पूछ लिया। दो तरीके हैं। जब हमने आर इक्विवेलेंट निकाला तो इसका मतलब है ये जो डायग्राम बनेगा उसको कैसे डायग्राम बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस बन गया 20/19 ओम का, इन तीनों की जगह एक आ गया और यहाँ पर हमने ये 20 वोल्ट लगाया। सो V इज इक्वल टू एज यूजल IR। तो I कितना आ जाएगा V/R। V कितना है 20 और R कितना था 20 और हो जाएगा 19। तो जो करंट आ गया वो आ गया हमारा 19 एम्पियर। करंट कितना आ गया हमारा 19 एम्पियर। अब यहाँ पर ये जो 19 एम्पियर है ये इन तीनों, ये करंट यहाँ से निकला मेरा 19, यहाँ मुझे नहीं पता कितना जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, यहाँ कितना जाएगा। तो पर ये मुझे 100% पता है कि ये जो मैंने 20 वोल्ट लगाया है ये इसके क्रॉस भी 20 है और इसके क्रॉस भी 20 है और इसके क्रॉस भी 20 है। तो हम डायरेक्ट क्या लगा लेंगे बेटे, V इज इक्वल टू I1R1 और I1 कितना आ जाएगा V/R1। देखो V कितना है 20 और R कितना है 2, मतलब एक ब्रांच से करंट चला गया हमारा 10 सेकेंड। देखो I2 V इसमें बराबर है और R2 कितना आ रहा हमारा 4, तो 20/4 कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। I3 कितना आ जाएगा हमारा V/R3। V कितना है हमारा 20/5 दैट इज अ 4। यदि मैं डायग्राम में बनाऊं तो यहाँ कितना करंट आ गया हमारा 10 एम्पियर, यहाँ कितना आ जाएगा 5 एम्पियर और यहाँ कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। अब ये 19 था, 19 3 में डिवाइड होना था, यदि ऐड करेंगे तो 10 + 5 15 + 4 19। तो ये हमने करंट निकाल लिया। सीरीज पैरेलल में सिंपल सा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखना है और दो जहाँ कन्फ्यूजन चीज़ें हों एक याद कर लो, सीरीज याद कर लो। सीरीज मतलब करंट सेम, बस सीरीज मतलब करंट सेम, पैरेलल करंट डिवाइड। सीरीज मतलब करंट सेम, पैरेलल मतलब करंट डिवाइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज at room temperature 27 degrees Celsius the resistance of heating element is 100 ohm। एक हीटिंग एलिमेंट है, आप हीटर भी समझ सकते हो, कोई कॉइल समझ सकते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे उसका जो रेजिस्टेंस था वो था 100 ओम और टेम्परेचर था हमारा 27.0 डिग्री सेल्सियस। What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117? हमने टेम्परेचर बढ़ाया, मुझे नहीं पता कितना बढ़ाया, पर हमने टेम्परेचर बढ़ाया। उस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसका जो रेजिस्टेंस हो गया दैट विल बी 117 ओम। गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल ऑफ द रेजिस्टर इज, जो अल्फा दे दिया है वो दिया मुझे 1.7 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। अब आप पहले मतलब समझो कि है क्या, मतलब क्या होता है, जो भी हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनका जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनमें एक्सपेंशन होता है। पर आप लोग घर में, मैं अपनी बात करूं या हम भी, हमने अपने सराउंडिंग में इतने सारे ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जो मेटल के हैं, जो कंडक्टर हैं और उनको गर्म करते हैं, पर हमने उनमें एक्सपेंशन नहीं देखा है। हम घर में खाना बनाते हैं, कढ़ाई कितने समय से हैं, जिन बर्तन में हम खाना खाते हैं वो तो एक्सपेंशन में देखा नहीं, उसकी साइज तो वैसी रहती है। एक्चुअली दैट एक्सपेंशन इज़ वेरी स्मॉल। तो जो स्मॉल एक्सपेंशन है, तो जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा का मतलब क्या होता है कि यदि हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कितनी लेंथ बढ़ेगी या कितना एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अल्फ़ा की वैल्यू दी है, ये 10⁻⁴ की पावर में है। इसका मतलब है कि जो इंक्रीज होती है लेंथ दैट इज़ अ वेरी स्मॉल। तो ये तो समझ आ गया। अब रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है, उसका फॉर्मूला हमने सीखा था, RT = R0
1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां पर जो डेल्टा टी था दैट इज अ चेंज इन अ टेम्परेचर। चेंज इन अ टेम्परेचर का मतलब क्या था, टी एफ माइनस टी आई। एफ मतलब फाइनल, आई मतलब इनिशियल। तो पहले हमारा जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, और टी नॉट कर दो ज़्यादा बेटर, क्योंकि यहाँ पर आर नॉट बोला है ना। तो आर नॉट इज अ रूम टेम्परेचर, आर इज अ रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। तो जब भी, और ये फॉर्मूला हमारा रेजिस्टिविटी में भी लग जाता है, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बस अब हमने वैल्यूज डालनी है। तो बस ये समझना है कि अल्फा का मतलब होता है कि कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन पर कितना टेम्परेचर बढ़ने से कितना बढ़ेगा। तो हमें दिमाग में पिक्चर भी बननी चाहिए कि बहुत कम होता है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन, वैल्यूज पुट करेंगे। आर टी कितना हमारा 117 इज इक्वल टू आर नॉट 100, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.7 इंटू 10⁻⁴, और यहाँ पर मैं डेल्टा टी ही रहने दूंगी। अब कई बार समझ कि यहाँ डिग्री सेल्सियस पुट करना है, ये केल्विन पुट करना है। अब जहाँ पर डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर हो वहाँ पर चाहे डिग्री सेल्सियस पुट करो या आप केल्विन पुट करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताती हूँ कैसे। मान लेते हैं एक टेम्परेचर मेरा 100 है और एक 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा 100 आ गया। 100 डिग्री सेल्सियस को आप लोग 373 केल्विन माइनस 0 को 272 केल्विन लिखोगे तब भी डिफरेंस कितना आ जाएगा 100। बट दोनों टेम्परेचर सेम होने चाहिए, ऐसा ना एक डिग्री सेल्सियस का दिया और एक किसका दिया केल्विन। अब यहाँ देखते हैं 117 और 100 तो नीचे आ गया यहाँ पर। अब इसको करोगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁴, और यह आ जाएगा डेल्टा टी। 2 0 जाके 1.17 हो जाएगा, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। 1.7 इंटू 10⁻⁴ डेल्टा टी आ गया। 1.7 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 7 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू डेल्टा टी। कोई कैलकुलेशन का कोई टफ नहीं है, पॉइंट्स ही हटाने हैं। 2 0 हैं, यहाँ 100 कर दो, एक 0 है, यहाँ 10 कर दो, 17 कट जाएगा, एक 0 कट जाएगा। अब डेल्टा टी कितना आ जाएगा हमारा, डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक 10⁻- कितना आ जाएगा 3, 1/10⁻3। तो जो डेल्टा टी आया दैट इज अ 10⁻3। अब 10⁻3 क्या, इट कम डेल्टा टी इज 10⁻3 टी एफ माइनस टी नॉट, और ये आ जाएगा 1000। अब इसको 27 बोला तो टी एफ कितना आ जाएगा 1000 प्लस टी नॉट मतलब 27, तो टी एफ आ जाएगा हमारा 1027 डिग्री सेल्सियस। यदि केल्विन में आंसर निकालना है तो टी एफ कितना आ जाएगा हमारा 10270 एंड 273, दैट इज अ 0031 और केल्विन। तो दो आंसर आ जाएंगे आपके 1300 केल्विन और ये 1027 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कितने 1027 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 100 से 170 नहीं बनेगा। जब इतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे 1000 डिग्री से ज़्यादा बढ़ाएंगे तब तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अदरवाइज हमारे घर में जो बल्ब है, बल्ब में फिलामेंट लगा है ना, आजकल तो बल्ब LEDs बल्ब आ गए, चार्जिंग बल्ब आ गए, पर मैं पुराने बल्ब की बात करें जो वाइट कलर के होते थे और ऐसे ऐसे टंगस्टन का फिलामेंट होता था, तो कितनी देर जलता है। टंगस्टन फिलामेंट कोई लंबा छोटा थोड़ा ना होता है। सो वेरिएशन इज वेरी स्मॉल, बहुत कम वेरिएशन होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू द वायर ऑफ लेंथ कितनी दे दी है
15 मीटर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, एंड रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड, जो रेजिस्टेंस मेजर किया दैट इज 5 ओम, एंड वी हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टिविटी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता था, रेजिस्टेंस का क्या होता था, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो R इज अ रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ, A इज अ एरिया। आप बोलोगे नहीं मैडम हमने V इज इक्वल टू IR भी पढ़ा था। बच्चों जो V इज इक्वल टू IR पढ़ा था ना, यदि मैं आपको बोलूँ मैंने वोल्टेज डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन रेजिस्टेंस। वो क्या बात हुई, वो ये हुआ कि ये जो हमने यहाँ किया था वो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I किया था। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के हमने R डाला था। यदि हम वोल्टेज डबल करेंगे तो हमारा करंट डबल होता है। तो जो रेजिस्टेंस है ये हमारी मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि कॉपर का वायर है कि आयरन का है कि लोहे का है, और रो क्या है, रो भी हमारी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये भी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो रो कॉपर, चाहे कॉपर का मोटा वायर हो पतला वायर हो, रो हमारा कॉपर का फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब करते हैं बेटे, वैल्यूज पुट करनी है। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यहाँ चल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, RA अपॉन L इज इक्वल टू रो। पुट करो R की वैल्यू 5 ओम है, एरिया कितना है 6 इंटू 10⁻⁷ है, लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है 15 है, 5 से कितना चला जाएगा 3 से कितना आ जाएगा 2, तो रो मेरे हिसाब से आ गया 2 इंटू 10⁻⁻7। अब यूनिट पता है, नहीं पता है तुरंत देख लो। R क्या है ओम, ये मीटर स्क्वायर हो गया, और एक मीटर है और रो, तो ये कितना आ जाएगा ओम मीटर, और सीमेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ओम मीटर। सो रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस विल बी रो इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कस 1 to 6 क्वेश्चंस। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, ज़्यादा बहुत टफ क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू डालनी थी, कैलकुलेशन करना था। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। बाकी क्वेश्चन मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूँगी। बाय द टाइम आप प्रैक्टिस करो, डू हार्ड वर्क एज मच एज यू कैन डू, और खुश होकर काम करना है बच्चों ने। ओके देन, बाय बाय बच्चों।